नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मास्टर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शांति जी हॉस्पिटल में बेड पर बहुत सारी मशीनों से घिरी हुई थी। उनके बेटे अमित और सुमित बाहर खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बेटी अनामिका पास के ही एक सोफे पर बैठी मोबाइल से बात करने में लगी हुई थी। शांति जी ने जब आंखें खोली तो उसके पैरों के पास बैठा उनका नौकर राहुल जल्दी से उठकर बोला, माँ जी, आपको होश आ गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर अपनी पत्नी ममता की ओर देखकर बोला, ममता, तुम यहीं रहकर ध्यान रखना, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। पास ही खड़ी राहुल की पत्नी शांति जी को देखकर परेशान हो रही थी। शांति जी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वह ममता को देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर ममता ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ जी, आप परेशान मत होइए, अभी वह डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे, तब तक आप कुछ मत बोलिए। लेकिन शांति जी की नज़रें अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनकी बेटी अनामिका पास के ही सोफे पर बैठी हुई दिखाई दी। तो शांति जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने ममता को इशारे से अनामिका को अपने पास बुलाने को कहा। तो ममता अनामिका के पास जाकर बोली, दीदी जी, माँ जी आपको कुछ कहना चाह रही हैं, उनके बेड के पास चलिए। तो अनामिका ने एक नज़र ममता की ओर देखा, फिर अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, माँ को होश आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, बाद में आती हूँ, आप जाओ, तब तक डॉक्टर को बुला दो। अनामिका की बात सुनकर पास के बेड पर लेटी हुई शांति जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई और आंखों में आए आंसुओं को रोक भी नहीं पाई। उसे लगा कि अनामिका के पास इतना भी टाइम नहीं कि वह अपनी माँ के पास आकर बैठे। ममता शांति जी की स्थिति समझ रही थी। वह उनके पास ही बैठ गई। तब तक उसका पति राहुल भी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर भी शांति जी को चेकअप करने के बाद सिस्टर को देखभाल करने को बोलकर बाहर निकल गए। सुमित और अमित बाहर खड़े डॉक्टर को देखकर उनसे बातें करने लगे। राहुल ने शांति जी के पास बैठकर कहा, माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, डॉक्टर साहब आपको बहुत जल्द ठीक कर देंगे। तो शांति जी ने उसे देखकर फेंकी सी हंसी हंस दी, पर अंदर ही अंदर वह इस बात से भली भांति परिचित थी कि वह कुछ ही समय की मेहमान है। अनामिका उठकर बाहर चली गई। दवा का असर होते ही शांति जी को नींद आने लगी और वह सो गई। तभी राहुल ने अपनी पत्नी ममता को धीरे से कहा, ममता, घर जाओ और माँ जी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बना कर ले आओ और सूप भी लाना, मैं यहीं पर हूँ। शांति जी सोई हुई थी, इसीलिए ममता के जाने के बाद राहुल भी चाय पीने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सुमित और अमित और उसकी बहन अनामिका शांति जी के पास आए और आपस में कुछ बातें करने लगे कि तभी डॉक्टर फिर से उस रूम में आ गए। डॉक्टर बोला, देखो, आपकी माँ की तबीयत में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें यह दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। हालात नाजुक हैं, पता है डॉक्टर, लेकिन आप यह बताइए कि और कितने दिन उन्हें यहाँ रखना पड़ेगा। सुमित ने डॉक्टर से पूछा। हाँ डॉक्टर, कितने दिन से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं।
इस बार छोटे बेटे अमित ने कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि और कितने दिन लगेंगे, पर हम इलाज कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। इतना बोलकर डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर और अपने बच्चों की आवाज़ से शांति जी की नींद टूट गई, पर फिर भी वह आंखें बंद कर पड़ी रहीं। सुमित और अमित आपस में बातें करने लगे। भैया, क्या मुसीबत है, यह कब तक माँ के पीछे टाइम वेस्ट करते रहेंगे? तो सुमित ने कहा, मैं भी क्या कर सकता हूँ अमित, डॉक्टर ने कहा ना कि अभी कोई पक्का नहीं है कि कितने दिन और इलाज चलेगा। तो अमित ने थोड़े रूखे स्वर में कहा, 3 दिन हो गया यहाँ रहते हुए। दोनों भाई अपनी अपनी परेशानी सुना रहे थे। मेरा भी तो यही हाल है। सुबह से तुम्हारी भाभी फ़ोन पर फ़ोन कर रही है कि जल्दी ही काम ख़त्म करो और आ जाओ, पर यह काम तो छोड़ो, हमने उस बारे में माँ से अभी तक बात ही नहीं की। सुमित ने अपनी चिंता व्यक्त की। भैया, मैं कहती हूँ माँ को ही साथ ही हम पूछ लेंगे कि उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया है। अनामिका अपने भाइयों की बात सुनकर बोली। तो सुमित ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है माँ ने हम तीनों के लिए बराबर के हिस्से किए होंगे। अपने ही बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांति जी का दिल छलनी कर रहा था। सोचने लगी कि कितना सुखी परिवार हुआ करता था उसका। अपने तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी, पर उनके पति की असमय मौत के बाद सब कुछ बदल गया। सुमित और अमित तीनों भाई बहन बहुत ही छोटे थे। तीनों बच्चों को अकेले संभाल पाना कितना मुश्किल था, इसीलिए इन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। उनकी शादी की, लेकिन फिर अपने ही घर में शांति जी अकेली पड़ गईं। बच्चे अलग अलग शहरों में रहने लगे, सिर्फ पर्व त्योहार पर ही आते। शांति जी बच्चों को देखने को तरस जाती, पर तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल शांति जी के घर काम करने वाली कांताबाई का बेटा था। कांताबाई के साथ ही राहुल भी शांति जी के घर उनका काम करता था। उसे भी शांति जी ने अपने बेटे की तरह ही प्यार किया करती, इसीलिए राहुल भी शांति जी को अपनी माँ की तरह ही मानता था। राहुल और ममता हमेशा से शांति जी के साथ रहकर उनका बहुत ख्याल रखते। उन दोनों ने बिल्कुल सगे बेटे बहू की तरह अपना फर्ज निभाया था। शांति जी को लगता जैसे राहुल पराया नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा है। पर आज अपने ही बच्चों से ऐसी बातें सुनकर शांति जी को बहुत ही घृणा महसूस हो रही थी। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनके बच्चों को अपनी माँ से नहीं, वसीयत से प्यार है। उनकी आंखों से एकाएक ही आंसू निकल पड़ा। ममता घर से खाना लेकर आ चुकी थी। राहुल ने नर्स से परमिशन लेकर फिर शांति जी को धीरे से उठाते हुए कहा, माँ जी उठ जाइए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। राहुल की आवाज़ से शांति जी अपने वर्तमान में लौट आई। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा राहुल उनके पैरों के पास बैठा हुआ था और ममता खाना लेकर वहीं खड़ी थी। उन्होंने पूरे कमरे में नज़र घुमाई, पर नर्स और राहुल और ममता के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि शायद वह लोग जा चुके हैं। राहुल शांति जी की मनोदशा समझ गया था।
उसने कहा, माँ जी, आप भैया और दीदी को ढूंढ रही हैं। वह लोग अभी खाना खाने बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप तब तक थोड़ा सा खाना खा लीजिए। तो शांति जी ममता की मदद से उठी और अपना मुंह बनाकर धीरे से बोली, मुझे नहीं खाना है, तुम लोग खा लो। अरे ऐसे कैसे, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। थोड़ा सा खा लीजिए, दवाई भी लेनी है, राहुल ने जिद करते हुए कहा। तो पास ही खड़ी ममता बोली, देखिए माँ जी, आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम समझेंगे कि आप हमें अपना नहीं मानती। रोटी का एक निवाला तोड़ते हुए ममता ने कहा। तो शांति जी मना नहीं कर पाई और थोड़ा सा खाना खा लिया। चलिए माँ जी, आप अभी आराम कीजिए, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा, हम लोग यहीं बाहर बैठे हैं। खाना खाने के बाद राहुल और ममता ने कहा। तो शांति जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वापस दवाइयाँ लेकर बिस्तर पर लेट गई। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, मगर शांति जी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। राहुल संदीप जी को आज अपने साथ लेकर आना। थोड़ी मुश्किल से शांति जी ने राहुल से कहा कि माँ जी, आप आराम कीजिए। बोलकर राहुल बाहर निकल गया। चलो भैया, माँ से मिल कर आते हैं, कल भी बात नहीं की हमने। अमित ने कहा, हाँ चलिए, अभी अच्छा मौका है, मैं राहुल को दवाई लाने भेज दिया हूँ, तो अब कोई परेशानी नहीं है। अनामिका ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और तीनों भाई बहन शांति जी के पास आकर बैठ गए। माँ कैसी हो? सुमित ने कहा। तो शांति जी ने हाँ में सिर हिला दिया कि ठीक हूँ। माँ, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वह हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने जो ज़मीन खरीदी थी पिछले साल और पेंशन से जो एफडी करवाई थी, वह किसके नाम की है? सुमित ने पूछकर अपनी माँ की ओर देखने लगा। शांति जी अपने बच्चों का असली रूप देखकर अपना मन पक्का कर चुकी थी, इसीलिए अपने आखिरी समय में वह उनकी यह मनसा भी पूरी कर देना चाहती थी। वसीयत जानना चाहते हो ना तुम लोग? चिंता मत करो, संदीप जी को बुलाया है। थोड़ा रुक कर शांति जी ने कहा, फिर थोड़ा कड़वाहट के साथ बोली, वैसे भी मेरे जाने के बाद तो पता चल ही जाएगा। माँ, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे। सुमित ने बात को घुमाते हुए कहा। तो शांति जी ने आंखें बंद कर ली, वह बहुत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अच्छा, हम बाहर जाते हैं, माँ को आराम करने देते हैं। अनामिका अपने भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो तीनों भाई बहन बाहर चले गए। कुछ देर बाद, माँ जी, संदीप जी आए हैं, आप बात कर लीजिए, हम बाहर ही बैठे हैं। राहुल संदीप जी को शांति जी से मिलवाने ले आया था। संदीप जी पेशे से वकील थे और शांति जी की जान पहचान के ही थे, इसीलिए शांति जी ने वसीयत बनवाने के लिए संदीप जी को ही बुलाया था। बहन जी बोलिए। वकील साहब शांति जी से बोले। तो शांति जी ने कहा, वसीयत लिखवानी है भाई साहब। उधर डॉक्टर के केबिन में देखी, आपकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं है। मुझे नहीं लगता वह ज़्यादा समय रह पाएंगी। डॉक्टर उन्हें शांति जी के वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे थे, पर उन्होंने डॉक्टर की बात का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और ठीक है बोलकर तीनों भाई बहन बाहर आ गए, क्योंकि वह तो खुद ही माँ की मौत का इंतज़ार कर रहे थे। रात के समय शांति जी अचानक से बोलने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। माँ जी, क्या हुआ आपको? शांति जी की आवाज़ सुनते ही पास में लेटा हुआ राहुल उठ गया
राहुल, मेरे बच्चों को बुला दो ताकि आखिरी बार देख लूं। बहू अटक अटक कर सांस ले रही थी। शांति जी, माँ जी, ऐसा ना बोलिए, हम अभी डॉक्टर को बुला लेते हैं और भैया दीदी को भी बता देंगे। राहुल फौरन रूम से भागा। पहला डॉक्टर को बात कर वह वेटिंग रूम में उन तीनों भाई बहनों के पास पहुंच गया। भैया उठिए ना, माँ जी। वह इतना ही बोला कि तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए सुमित ने झुंझलाते हुए कहा, क्या है राहुल, आधी रात को भी तुझे चैन नहीं? भैया, माँ जी की हालत गंभीर है, वह आप लोगों को बुला रही हैं। चलिए ना, अमित भैया और अनामिका दीदी को भी बुला लीजिए। कहते हुए राहुल की आंखें छलक आई। क्या माँ जी की हालत गंभीर है? ठीक है, मैं अमित को फ़ोन करता हूँ, तुम चलो। सुमित ने कहा। ठीक है, जल्दी आना भैया, कहकर राहुल वहाँ से भागते हुए शांति जी के पास आ गया। डॉक्टर साहब, बताइए ना, माँ जी को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? वह कोई नाम ढंग से क्यों नहीं ले पा रही हैं? राहुल डॉक्टर के अगल बगल होते हुए बोला। डॉक्टर शांति जी को चेक कर रहे थे। उनकी नब्ज धीमी से चल रही थी। वहीं पास में खड़ी नर्स मशीन को देखकर इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर, क्या हुआ है माँ को? सुमित भी दरवाजे से आते हुए बोला। देखिए मिस्टर सुमित, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी माँ का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। यह अपने बच्चों से मिलना चाह रही हैं, तो उन्हें जल्दी बुला लीजिए, बाकी तो हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। डॉक्टर ने सुमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैंने बता दिया है उन लोगों को, वह अभी आते ही होंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, अमित और अनामिका अभी आते ही होंगे, रास्ते में हैं। सुमित शांति जी के पास बैठते हुए बोला। शांति जी ने सुमित का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। भैया, माँ, अमित और अनामिका घर से आ गए थे, जो अभी शांति जी के दोनों तरफ खड़े हो गए। उनके साथ ही ममता भी आ गई थी, जो राहुल के बाजू में खड़ी हो गई। राहुल शांति जी के हाथ के इशारे से राहुल को अपने पास बुलाया, तो राहुल और ममता शांति जी के पास चले आए। शांति जी ने राहुल का हाथ थाम कर कहा, बेटा, मेरे जाने का समय आ गया है, हमेशा खुश रहना मेरे प्यारे बच्चों। कहकर शांति जी ने अपनी आखिरी सांस ली और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गए। माँ जी, चुप क्यों हो गए? उन्हें हिलाते हुए राहुल रोने लगा। तभी मिस्टर सुमित, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, डॉक्टर ने कहा और मशीनों के बंद कर बाहर निकल गए। भैया, माँ को अब घर ले जाना चाहिए, आखिरी विधि भी करनी है। अमित ने सुमित को कहा। देखो ना ममता, माँ जी हमको छोड़कर चली गई, मगर वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले हमारी अम्मा हमको अकेला छोड़ गई और अब माँ जी भी। राहुल ने रोते हुए कहा। तो ममता उसे संभालने लगी। अमित, मैं डॉक्टर से बात करके बिल क्लियर करके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं, सुमित ने कहा और बाहर निकल गया। चुप हो जाओ राहुल, कब से रोए जा रहे हो? वह हमारी भी माँ थी, अनामिका झुंझलाकर राहुल से बोली। फिर अपने पति को खबर देने के लिए बाहर निकल गई। रात में ही सभी रिश्तेदारों को खबर कर दी। सुबह होने तक सब घर आ गए थे। अनामिका के पति और उसकी भाभियां भी आ चुकी थी। राहुल इन सबसे दूर एक खंभे के सहारे बेजान सा खड़ा था। उसके आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राहुल की पत्नी ममता मेहमानों को पानी दे रही थी। बेटा, शमशान चलने का समय हो गया है, इनको ले चलो। पूजा पाठ कर पंडित जी ने सुमित और अमित से कहा। हाँ पंडित जी, सुमित ने कहा। तो अमित और सुमित सामने की तरफ और पीछे से अनामिका का पति
शांति जी के शरीर को उठाने के लिए तैयार थे। चौथा कंधा कौन देगा? एक बुजुर्ग बोला। भैया जी, राहुल को आगे लाकर इनको भी अपने साथ माँ जी को कंधा देने दीजिए। ममता राहुल को सामने करते हुए सुमित से बोली। ठीक है, वैसे भी तुम हमारी माँ को माँ जी बोला करते थे, तो यह भी कर ही सकते हो। सुमित ने राहुल के लिए सहमति जताई तो राहुल भी उन्हें कंधा देने के लिए आगे आ गया। रुको सुमित। गेट पर संदीप जी खड़े अपने हाथ में कुछ पेपर्स लिए हुए बोले। अंकल, सुमित ने नमस्ते करते हुए कहा। शांति बहन जी की जीवित न रहने का बड़ा दुख हुआ, पर अभी मैं तुम सबको वह बताने आया हूँ जो मुझे उन्होंने बोला था। क्या अंकल जी, क्या कहा था माँ ने? अमित ने उत्सुकतावश पूछा। बेटा, तुम्हारी माँ का कहना था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले मैं तुम लोगों को यह वसीयत पढ़कर सुना दूँ। हाथ में पकड़ा पेपर बाहर निकालते हुए संदीप जी बोले। तो वसीयत का नाम सुनकर सुमित, अमित और अनामिका तीनों भाई बहन की आंखें चमक आई। अनामिका की भाभियों भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। बताइए अंकल, अनामिका बोली। तो वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं शांति देवी अपने होशो हवास में संदीप जी से यह वसीयत लिखवा रही हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के बीच कोई मतभेद ना हो। मैं अपनी मुंबई वाली ज़मीन अपने बड़े बेटे सुमित के नाम करती हूँ। संदीप जी बोलकर चुप हो गए। मुंबई की ज़मीन? सुमित की पत्नी खुशी से बोली, फिर माहौल को देखते हुए चुप हो गई। हाँ, आगे इसमें लिखा है कि बैंक में जो 5 लाख की एफडी करवाई है उसका नॉमिनी अमित है और मेरे सारे गहने अनामिका के नाम है। संदीप जी इतना बोलकर फिर शांत हो गए। अमित और अनामिका अपने हिस्से को सुनकर खुश हो गए। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? सुमित ने पूछा। तो वकील ने कहा कि शांति बहन ने यह घर राहुल के नाम किया है। राहुल? राहुल के नाम क्यों किया? सुमित, अमित और अनामिका तीनों भाई बहन चौंक कर एक साथ बोल पड़े। मैं नहीं जानता, पर अब इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और सबूत के तौर पर इस कागज़ की एक एक प्रति आप चारों को दी जाती है। वकील साहब ने उन सभी पेपरों को सुमित की ओर बढ़ाते हुए कहा। देखो बेटा, अब यह वसीयत बाद में देखते रहना। अंतिम संस्कार का समय निकला जा रहा है और वह इससे ज़्यादा ज़रूरी है, पंडित जी ने कहा। तो सुमित अनुमानित ढंग से बोला, जी चलिए, और सब लोग शमशान घाट की ओर चल दिए। शांति जी को अंतिम विदाई देकर सब लोग घर आने के बाद वसीयत पर चर्चा करने लगे। भैया, यह भी कोई बात हुई? माँ ने यह घर अपने बच्चों को न देकर उस राहुल के नाम कर दिया। अनामिका तुनक कर बोली। हाँ, देना ही था तो अपने दामाद या बहू के नाम कर देती, पर नहीं, सासू माँ ने तो इतना बड़ा घर नौकर के हवाले कर दिया। अनामिका के पति विकास ने मुंह बनाते हुए कहा। जीजाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आखिर माँ जी ने ऐसा किया क्यों? छोटी बहू ने चिढ़ते हुए कहा। तो बड़ी बहू ने पास बैठते हुए बोली, अरे अब यह सोच कर भी क्या फ़ायदा? फिलहाल तो यह घर उस राहुल से कैसे लेना है, इस पर विचार कीजिए। यह घर हम लोग वापस नहीं ले सकते हैं, सुना तुमने? और आप सभी यह समझ लीजिए कि यह घर कभी हमारा था ही नहीं। सुमित, जो कब से सबकी बातें सुन रहा था, आखिरकार चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सुमित ने गुस्से को भड़काते हुए अमित से कहा, तुम सब समझ नहीं रहे हो। वकील ने क्या कहा था कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते? सुमित ने कहा। तो अनामिका अफसोस से बोली, तो क्या अब हम इस घर को भूल जाएं?
तो कर भी क्या सकते हैं, सुमित ने कहा और बाहर चला गया। अब जब हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं तो यहाँ रुकने का क्या मतलब है। 13वीं के अगले ही दिन हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उधर एक कोने में बैठे राहुल ने कहा, ममता, माँ जी हमको अकेला छोड़कर चली गई। दीदी और भैया लोग तो हमें पहले ही नापसंद करते थे। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम तो दोबारा अनाथ हो गए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? देखिए ना, माँ जी अपने पीछे भी तो हमारी व्यवस्था करके गई हैं। उन्होंने यह घर आपको ही तो दिया है। ममता ने कहा, घर घर सब यही बोल रहे हैं, मगर हमें नहीं चाहिए यह घर। इस घर का हमें कोई लालच नहीं, जिसे चाहिए रख लो। खींच कर राहुल बोला, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप ही सोचिए कि माँ जी की कितनी सारी यादें जुड़ी है इस घर से, और वह भी तो यही चाहती थी कि इसमें सिर्फ आप रहें, ताकि आपको कभी अकेलापन महसूस ना हो। ममता ने कहा तो राहुल अपने आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ ममता, तुम सही कह रही हो। माँ जी ने तो हमें इतनी बड़ी संपत्ति दे दी और हमने ध्यान ही नहीं दिया। माँ जी की बात से राहुल काफ़ी हद तक सहमत था और कुछ संतुष्ट भी। शांति जी के 13वीं का कार्यक्रम भी हो चुका था। सारे नाते रिश्तेदार अपने घर चले गए। भैया जी, आप लोग भी जा रहे हैं, यहीं रह जाइए ना, राहुल ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं राहुल, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी बहुत छुट्टियां हो गई है। सुमित अपना सामान उठाकर गाड़ी में रखते हुए बोला, पर भैया जी, कल ही 13वीं हुई और आप लोग आज ही निकल रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाते। राहुल ने कहा तो अनामिका मुंह बनाते हुए बोली, क्यों रुके हम लोग? माँ ने तो यह घर तुम्हें दे दिया है, तो तुम खुश रहो, और क्या चाहिए तुम्हें? अनामिका की बात राहुल को अच्छी तो नहीं लगी, पर वह चुप रहा। दीदी जी आपको रुकने को इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि माँ जी के जाने से वैसे ही सब सुनसान हो गया है, और अगर आप भी चले जाएंगे तो घर अचानक से खाली हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ममता ने बात संभाली, देखो, नौकर हो नौकर जैसे रहो, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, हम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ममता की बात को बीच में काटते हुए अमित बेरुखी से बोला, नहीं भैया जी, हमारा वह मतलब नहीं था। ममता ने सर झुकाकर कहा, माँ चली गई, उनके साथ साथ यह दीदी भैया वाले रिश्ते भी ख़त्म समझो। अब जाओ भी यहाँ से, खामोखा दिमाग खा रहे हो दोनों। अनामिका ने ममता और राहुल को डांटते हुए कहा, और भाई बहन गुस्से से दंदनाते हुए अपने अपने घरों के लिए निकल गए। राहुल और ममता उन लोगों को जाते हुए देखते रहे। समय ऐसे ही बीतता गया। अब शांति जी की मृत्यु हुई 2 साल बीत गए, लेकिन वह तीनों भाई बहन फिर कभी भी वापस नहीं आए। घर न मिलने का मलाल उन्हें अभी भी था। राहुल और ममता शांति निवास में ही रहने लगे, पर आज राहुल ने इतनी तरक्की कर ली थी कि शांति निवास को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक वृद्धाश्रम बना दिया, जहां समय और बच्चों के मारे बहुत से बुजुर्ग वहां रहने लगे। आज अपने घर को वृद्धाश्रम में बदलते हुए देखकर शांति जी की आत्मा को भी कहीं न कहीं शांति मिल रही होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मास्टर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।